अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अनमोल शिराज। नाज़रीन, आज मैं ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ और ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जिसको अगर मैं वंडर्स ऑफ पाकिस्तान कहूँ तो मैं इसमें गलत नहीं होंगी, क्योंकि ये खैर पख्तूनख्वा में नहीं, पाकिस्तान में वाहिद पैराप्लेजिक सेंटर है जो कि पीपल विद डिसेबिलिटी को एबल करता है कि वो अपने काम खुद कर सके, किसी के मोहताज ना हो। इनके हमने बड़े फलों से तो हम मिले हैं, लेकिन हमने उस दरख्त को ही छोड़ दिया, उस पेड़ को ही छोड़ दिया जिससे ये शाखे या ये फल पैदा हुए थे। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो पेड़ जो है किस तरह के मौसमों से गुजरा, किस तरह के आबो हवा से गुजर के उन्होंने आज इस पैराप्लेजिक सेंटर को बनाया और फिर यहाँ लोगों को विद डिसेबिलिटी, तरह तरह की डिसेबिलिटी से किस तरह एबल करके अपने पाँव पे खड़ा किया। आज मैं सैयद मोहम्मद इलियास साहब के साथ मौजूद हूँ और इनसे हम जानेंगे कि इसके पीछे इनका क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें कि हम इस चीज़ को हाईलाइट कर सकें, क्योंकि हमारे लोगों में यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है कि पैराप्लेजिक सेंटर ये क्या है। सर पहले तो आवाम को ये बताएं। बहुत शुक्रिया अनमोल, आपने बहुत अच्छा किया, आप आई हैं और इस तरह लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलेंगी ऐसी हमारी गुफ्तगू में कि जिससे इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। पैराप्लेजिक सेंटर मानी के लिहाज से तो पैराप्लेजिक हर उस शख्स को कहा जाता है जो गर्दन, जो तड़ के नीचे से माजूर हो, और उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। इब्तदाई तौर पर तो पैराप्लेजिक सेंटर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने 1984 में उन लोगों के लिए बनाया था जो अफगान रशिया वार से मुतासर होते थे, लेकिन बाद में इसकी सर्विसेज को पाकिस्तानी मरीज़ों तक भी बढ़ा दिया गया था। और 1984 से 1992 तक तो ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इसको चलाती रही, लेकिन 1992 के बाद फिर ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस के पाकिस्तान छोड़ने के बाद ये रूबज़वाल हो गया। और एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पर वो मरीज़ों को चार्ज करने लगे, वो लोग जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सीवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का शिकार होते हैं, या तो वो दरख्तों से गिरते हैं, या एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, या गोली लगती है, या किसी भी वजह से जिनकी कमर या गर्दन की हड्डी टूटती है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, तो वो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं और उनके बस की बात नहीं होती है कि इसके ऊपर जो ख़र्चा आता है कि वो बर्दाश्त कर सके। तो 1992 से 2002 तक ये काफ़ी ख़राब हालत में चलता रहा। मैं इत्तेफाकन यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन किया था 1989 से 1991 तक मैं इधर था एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। जब मैं कराची से आया तो ये मेरी पहला जॉब था, और आप यूँ समझिएगा जस्ट सॉर्ट ऑफ फॉल इन लव विद इट राइट देयर एंड देन। लेकिन मुझे फिर अपने फाइनेंशियल उसकी वजह से यूएस जाना पड़ा, और 1991 से 2002 तक मैं अमेरिका में रहा। 2002 में जब मैं वापस आया तो ये इदारा तकरीबन ख़त्म हो गया था, और बहुत एक इंतहाई नागुफ्ता बेह सूरत हाल से गुजर रहा था। तो दोस्तों ने मुझे किसी तरह इन्वॉल्व किया। कहानी तो लंबी है, लेकिन बहरहाल एक लंबी चौड़ी स्ट्रगल के बाद, अपहिल स्ट्रगल के बाद 2007 में जाके हम कामयाब हुए इसको एक ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर करने में। और 2007 में जब ये ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर हो गई तो गवर्नमेंट ने हमें कुछ फंड्स भी देना शुरू कर दिए, बहुत मामूली, लेकिन हमने एक मिशनरी ज़ील के साथ, एक नए अज़म के साथ इसको रिवाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और 2009 में फिर हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो एक्ट में बदला, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर 2014 में जाके फिर गवर्नमेंट ने मुझे एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव इस इदारे का वो किया, अपॉइंट किया। उस वक्त तक फिर ये आप यूँ समझे कि हम अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने दोस्तों और अपने ताल्लुक़ वाले लोगों के साथ, और बैक इन यूएस जो हमारे दोस्त थे उनके ताउन से हम किसी न किसी तरह इसको चलाते रहे। तो रात दरमियान में बड़ी मुश्किलात आई, बहुत मसाइब से गुजरना पड़ा, इल्ज़ामात लगे और पता नहीं क्या क्या होता रहा। लेकिन अल्लाह मैंने हिम्मत दी और आखिरकार हम कामयाब हुए इस बात में कि इसको एक मॉडल इदारे के तौर पर री एस्टेब्लिश करने में हम कामयाब हुए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि
पूरे थर्ड वर्ल्ड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए एक मॉडल इदारे की हैसियत रखता है, जहाँ पे न सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज बल्कि पोलियो और क्लब फुट के बच्चों को भी कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रीट और रिहेबिलिटेट किया जाता है और 100% फ्री ऑफ कास्ट किया जाता है। तो मतलब जितने भी आपके पास लोग आते हैं, पहले तो सर नाजरीन को ये बताएं कि लोग आपके पास कहाँ कहाँ से आते हैं। अगर आउट ऑफ सिटी से वो आ रहे हैं तो कितना उनका खर्चा होगा, क्या आप लोग कितना उनको कॉस्ट करते हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं? जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और पोलियो वगैरह का जहाँ तक ताल्लुक है तो उनके मरीज़ तो हम एडमिट करते हैं और वो तो हमारे पास यहाँ पे औसतन 3 महीने रहते हैं। कुछ लोगों को 6 महीने भी रहना पड़ता है, उनके बेड सोर्स होते हैं, बड़े ज़ख्म बन जाते हैं, उनको इलाज करना पड़ता है पहले और फिर उसके बाद रिहेबिलिटेट करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस है बहुत लंबी और उनके ऊपर जितने अखराजात होते हैं, एक मरीज़ और एक अटेंडेंट को हम एडमिट करते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनको जितनी भी हमारी सहूलतें हैं 21-22 कंपोनेंट्स हैं हमारे, जो कुछ भी उनको चाहिए होता है वो हम सब यहाँ से बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कास्ट उनको फराहम कर रहे होते हैं। लेकिन जो क्लब फुट के बच्चे हैं उनको हम एडमिट नहीं कर सकते, उनको आना जाना पड़ता है। क्लब फुट से मुराद वो बच्चे हैं 1000 में दुनिया भर में एक बच्चा टेढ़े पाँव के साथ, अंदर की तरफ मुड़े पाँव के साथ पैदा होता है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में उसका रेशो भी 1000 में 1 नहीं बल्कि 1000 में 5-6 है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर शादियाँ आपस की फैमिलीज़ में होती हैं और फैमिलीज़ के अंदर ही माजूरियाँ बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो चूँकि उनको एडमिट कर नहीं पाते हैं, एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं होती उनको, तो उनको आना पड़ता है। बच्चों को जो हमारे पास जल्दी पहुंच जाते हैं पैदाइश के फ़ौरन बाद, तो उनको तो 5-6 दफ़ा आना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्टेड होते हैं या उनके केस को और किसी अताई ने या किसी इनएक्सपीरियंस डॉक्टर ने ख़राब किया हुआ होता है, तो उनको फिर हमारे पास 10-20 दफ़ा भी आना पड़ता है। और ज़्यादातर बच्चों के वालिदैन इंतहाई गरीब होते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, कहीं से भी आ जाए, बहरहाल हमारी पाबंदी तो कोई नहीं है। अगरचे इदारा पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम इवन पंजाब और सिंध और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के भी मरीज़ यहाँ आते हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस से भी आ रहे हैं बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। प्रोविंसेस तो क्या, अफगानिस्तान से भी हमारे मरीज़ आते हैं और अगर से बहुत कम हो गए, लेकिन इस वक्त भी हमारे पास आज भी 5 अफगानी मरीज़ भी यहाँ पे हमारे पास एडमिट है। तो क्लब फुट की बात हो रही थी, तो क्लब फुट के जो बच्चे हैं उनको चूँकि एडमिट नहीं करते हैं, उनको बार बार आना पड़ता है और उनके पेरेंट्स ज़्यादातर गरीब होते हैं, तो उनको हम आने जाने का किराया भी देते हैं। जो गरीब माँ बाप है उनको आने जाने का किराया भी देते हैं। जो लोग गरीब नहीं है या वो पेशावर के करीब वाले इलाकों से आते हैं तो फिर उनको तो किराया नहीं देते। लेकिन अगर दूर से आने वालों को यहाँ रात गुजारनी पड़े, किसी तरह वो वापस चतराल से आए हुए लोग, फॉर एग्जांपल शांगला से या डी खान से, लकी वगैरह से, तो कभी कभी उनको जाने में बहुत दिक्कत होती है, वापस रात पहुँच नहीं सकते, तो उनको हम रात के लिए जगह भी दे देते हैं, खाना भी प्रोवाइड कर देते हैं और अगले दिन जाने के लिए किराया भी देते हैं। सर, जिस तरह आपने बात की कि इन जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको इंटर जो फैमिलीज होती हैं उनकी मैरिजेस होती हैं, तो फिर किस तरह वो फॉलो अप करते हैं अपने बच्चे के लिए? अगर वो क्लब फुट है तो किस तरह वो फॉलो अप करते हैं? जी, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ चूँकि एजुकेशन की बहुत कमी है, तो लोगों को बर वक्त इस बात का एहसास नहीं होता है कि माजूरी क्या है और उनका बच्चा अगर थोड़ी सी माजूरी का इस वक्त शिकार है तो बाद में इसकी ज़िंदगी पर क्या इसके असरात होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है उनको समझाना, उनको ये बात बावर कराना कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कुछ हम उन बच्चे के लिए करना चाहते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो कंप्लेसेंसी का शिकार हो जाते हैं, या वो फिर नेग्लिजेंस जो हमारे यहाँ हमारे माशरे में बहुत आम है। आम तौर से लोग सख्तियाँ झेलने के आदी होते हैं तो उनको कोई ख़ास परवाह नहीं होती है, लेकिन हमारी टीम मुसलसल इस कोशिश में होती है कि कोई एक बच्चा एक दफ़ा हमारे साथ रजिस्टर्ड कर ले तो फिर हम उनको छोड़ते नहीं है। फिर आमतौर से तो ये लोग कहते हैं कि पेशेंट कंबल हो गया डॉक्टर के साथ, लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम मरीजों के साथ कंबल हो जाते हैं और हम फिर उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको फॉलो करते हैं। उनको हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, उनको कॉल्स करते हैं और ढूंढते हैं उनको और उनको मतलब खिलाफ वर्जी नहीं करने देते हैं जब तक उनका बच्चा कंप्लीटली ठीक ना हो जाए।
तो ये सारा काम हम अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी हमारी टीम में करते हैं। इलियास साहब, ये बताएं कि आपके पास जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनका क्या प्रोसेस है? कितनी आपके पास सक्सेस स्टोरीज है? क्योंकि आपके यहाँ से चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियंस प्रोड्यूस हुए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पैराप्लेजिक सेंटर का नाम या आप लोगों की मेहनत को रंग लेकर आए हैं, पाकिस्तान का नाम इतना उन्होंने रोशन किया है। इसको आप लोगों ने किस तरह रंग लाए? किसने आपको फंड किया? क्या ये अपनी मदद आपके थ्रू था? और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बेड रिडन पेशेंट है, कुछ भी नहीं कर सकता, मोहताज है, तो कैसे आप लोग ये टैकल करते हैं? आपके सवाल में कई सवाल हैं, लेकिन मैं ये डिप्रेशन ही से शुरू कर लूँगा। देखिए, जो इंसान जीता जागता इंसान अचानक एक स्प्लिट सेकंड में अपने जिस्म का कैदी बन जाता है और पेशाब और बहाने पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस किस्म की डिप्रेशन और किस किस्म की परेशानी का शिकार हो, जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो बहुत ज़्यादा डेवेस्टेटिंग किस्म की कंडीशन है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वंस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फॉरएवर, और जब ये उनको पता चल जाता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए, एक नौजवान, एक जीता जागता इंसान, एक चलता फिरता इंसान, एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान, तो यू कैन इमेजिन। लेकिन हमारा इम्तिहान ही तो यही है, हमने सबसे बड़ा काम यही करना होता है कि हमने माजूरी के बावजूद इनको जीना सिखाना होता है। उनको हमने ये सबक सिखानी होती है और ये हौसला देना होता है कि उन्होंने जीना है, डट के जीना है और बाइज्जत तरीके से जीना है, फ़ाल ज़िंदगी गुजारनी है, किसी का मोहताज नहीं होना है और ज़िंदगी को एंजॉय करना है। हम लोगों को ये बावर करवाते हैं कि आपके पाँव ने अगर आपका साथ देना छोड़ दिया है तो ये अल्लाह की तरफ से था, लेकिन अगर आप का दिमाग भी आपका साथ छोड़ेगा तो यह आपकी अपनी गलती होगी। आप अपने आप वो हौसला रखें। जो उनको टूल्स चाहिए होते हैं, जो उनको एक्सरसाइजेस चाहिए होती हैं, जो उनको ट्रिक्स और ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो सब हम यहाँ पे बिल्कुल 100% मुफ्त दे रहे होते हैं। हम उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से हमारे 80% से ज़्यादा जो हमारे नौजवान जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और पोलियो के जो शिकार लोग हमारे पास आते हैं, वो 80% से ज़्यादा तादाद उनकी ऐसी है कि जो अपना कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं और वो बिल्कुल अपने आप को किसी के ऊपर बोझ नहीं बनाते। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखा कि आपके पास यहाँ असेंबलिंग और मोल्डिंग और आप लोग कस्टमाइज चीजें बनाते हैं। सर, इसके पीछे आपका क्या विजन था कि वाई यू, क्यों वो जाके खुद नहीं कर सकते, अपनी मदद आपके थ्रू वो नहीं कर सकते, आप लोग क्यों बना के देते हैं? जी, ये तो आपका क्या विजन था? हाँ, अच्छा, ऐसा है कि हम आप गालिबन ये कहना चाह रही है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनको सारी चीजें खुद बना के क्यों देती है, हम किसी और से क्यों नहीं खरीदते? इवन उनको आप उनके गली का भी बना के देते ताकि एक्सेसिबल हो, एक्सेसिबिलिटी में कोई मसला ना हो। वाई? तो बहुत सारे लोगों को अंदाजा ही नहीं होता कि क्या करना है। लोग तो एक दफा अपने घर के अंदर घुस जाते हैं, फिर उनको ये पता नहीं होता कि हम किस तरह अपने एक घर के अंदर 2 डिफरेंट लेवल होते हैं ना। जैसे आपने सहन से बरामदे में जाना है और बरामदे से कमरे में जाना है, तो ये मुमकिन है कि 3 डिफरेंट लेवल्स हो। लोगों का आमतौर से इतना सेंस नहीं होता है कि वो एक छोटा सा रैंप बना ले ताकि वो व्हीलचेयर में आसानी के साथ, बहुत सारे लोगों को तो व्हीलचेयर ही नहीं अवेलेबल होता है। बहुत सारे लोगों को तो ये आइडिया नहीं होता है कि एक्सेसिबिलिटी क्या है, आसान रसाई क्या है, किस तरह अपने सारे काम खुद किए जाए। तो न सिर्फ ये कि हम ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि जो गरीब होते हैं, देखिए एक आम आदमी के लिए तो शायद ये कोई बड़ा मसला ना हो, लेकिन एक छोटा सा रैंप बनाना भी गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होता है। बल्कि बाथरूम की बात कर लेते हैं। बाथरूम्स हमारे यहाँ बहुत सारे देहातों में घर ऐसे होते हैं जिनका बाथरूम एक पत्थर होता है और उसके इर्द गिर्द छोटी सी 4 दीवारी होती है और हल्का फुल्का सा उसका दरवाज़ा होता है जिसमें एक आम इंसान बड़ी मुश्किल से घुसता है। व्हीलचेयर के ऊपर बैठ के क्या उसके अंदर घुसे, और फिर उसके अंदर कोई कमोड नहीं होता है उसके अंदर बैठने, तो माजूर शख्स को फिर अपने आप को घसीट के उस पत्थर तक लेके जाना होता है या फिर उस सुराख तक लेके जाना होता है जहाँ पे उन्होंने पेशाब और पाखाना पास करना है। तो ये एक बहुत मुश्किल मराहिल होते हैं। जब आप गरीब लोगों के पहाड़ों देहातों में उनके घरों पे जाएंगे तो ये अंदाज़ा होगा। तो चूंकि हमें इस बात का एहसास है कि बहुत सारे लोगों के घरों में तो बुनियादी बाथरूम जो असल जिसको जदीद बाथरूम कहते हैं वो होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो वो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं होता है। तो हमारी टीम जाके जो लोग वेल टू डू होते हैं, जो खुद बना सकते हैं, उनको तो हम डिज़ाइन दे देते हैं, उनको कह देते हैं कि ये इस तरह बना लो अपने लिए, वो बना लेते हैं।
लेकिन चूंकि मुल्क ही ज़्यादा गरीब है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती ज़्यादातर गरीब लोगों को है, तो इसलिए हमें फिर जाके खुद उनके घरों में अगर बाथरूम नहीं है तो बनाना नहीं, सिर से बना के दे देते हैं, एक वेस्टर्न कमोड लगा के उसके ऊपर टॉयलेट सीट रख के और उसका दरवाज़ा इतना बड़ा छोड़ के कि उसमें व्हीलचेयर आसानी से जाए और आसानी से मोड़ के वापस आए। लेकिन अगर वो गरीब नहीं है तो फिर उनको हम डिज़ाइन वगैरह दे के दे देते हैं। अदर देन दैट जो छोटे मोटे हम राइटिंग एड्स, ईटिंग एड्स, जो कोई क्वाड्रिप्लीजिक मरीज होते हैं जिनकी गर्दन टूट चुकी होती है, जिनके हाथों में ताकत नहीं होती है, उनको तो एक पेन पकड़ना, वो बेचारे पेन चम्मच नहीं पकड़ सकते, वो खाना खुद नहीं खा सकते, तो हम उनको ईटिंग एड्स, राइटिंग एड्स, टाइपिंग एड्स और शेविंग एड्स और ग्रूमिंग के एड्स, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हल्के फुल्के से मतलब वो आलात जो है ना, हम यहीं पे खुद नाप तोल के उनके जिस्म और साख्त के मुताबिक बना के दे देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पे वो उनके साथ अपने काम इंडिपेंडेंटली बगैर किसी मदद के कर सकते हैं। इलियास साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि नाजरीन को थोड़ा इलेबोरेट करें कि आपने कहा गरीबों के साथ ये ज्यादा होता है, तो इसको कोई मिस इंटरप्रेट ना करे, तो इस बात से क्या मतलब गरीबों को ज्यादा ये इंजरी आती है? जी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो हमारी स्टडी है वो उसके मुताबिक ज़्यादातर हमारे मतलब गरीब लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का शिकार होते हैं और उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादातर दिहाड़ी लगाने वाले लोग होते हैं, मजदूर तबका। इवन के सऊदी अरब और दुबई वगैरह में जो हमारे लोग जाते हैं ये भी ज़्यादातर गरीब लोग ही होते हैं। यहाँ पे सब कुछ बेच बाज के वो चले जाते हैं, वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, ज़ेर तामीर बिल्डिंग से गिर जाते हैं बेचारों को स्पाइनल कॉर्ड। और इसी तरह कोयले के कानों में ख़वातीन मिट्टी कोतते हुए तौदा उनके ऊपर गिर जाता है, कच्चे मकानों में लोगों के ऊपर बारिशों में तूफ़ानों में घर गिर जाते हैं, दरख्तों के ऊपर चढ़ते हैं, गरीब लोग दरख्तों के ऊपर चढ़ते हैं, दरख्तों को काटते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ये इस तरह के काम। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आपके नाज़रीन को ये मालूम होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लिहाज किसी का नहीं करती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नौजवानों की इंजरी है, वो लोग जो एक्टिव रहते हैं, जो ज़्यादा सफ़र करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो ज़्यादा रिस्की काम करते हैं, इवन स्पोर्ट्स और घोड़ाबाजी, नेज़ाबाजी और इस तरह के गेमों में भी लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है। अमीर लोगों को भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी हमारे यहाँ वैसे भी गरीबों के हैं इस मुल्क में, तो इसलिए हमारे जो ज़्यादातर मरीज़ है, वरना वेस्ट में तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में गरीब कम ही होते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वहाँ पर भी होती है। इलियास साहब, ये भी बताते चलें, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है फिजिकली डिसेबल लोगों की, चाहे वो किसी भी एज लेवल का हो, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। हम उनको वर्क प्लेस पे देख लें, रेस्टोरेंट्स में देख लें, स्कूल यूनिवर्सिटी में देख लें, उनको हरास और बुली किया जाता है। इसके बारे में आपका क्या पैगाम और इससे किस तरह हम टैकल कर सकते हैं? जी, बदकिस्मती से हमारे लोग रहमदिल तो बहुत हैं और मज़हब भी उनको सिखाता है कि वो माजूर और कमज़ोर लोगों के साथ रहमदिली का मुजाहरा करे, उनको सपोर्ट करे, उनको हेल्प करे। लेकिन हकीकतन ऐसा होता नहीं है कि हमारे यहाँ आम तौर से माजूर अफराद जो है उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको अपने हुकूक नहीं दिए जाते हैं, हुकूमत भी उनकी तरफ वो तवज्जो नहीं देती है जो कि देनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सकाफ़ती और समाजी मसला है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुख्तलिफ NGOs के साथ, मुख्तलिफ गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर किसी की एक आंख नहीं है या वो कोई आंखों से माजूर है या किसी हाथों से या पाँव से माजूर है, तो ये उसकी चॉइस नहीं है, उसने अपनी मर्जी से नहीं किया हुआ है, वो अल्लाह मियाँ की तरफ से है। जो कुछ भी है, लोगों को चाहिए कि अगर मैं अगर सेहतमंद हूँ और मेरे हाथ पांव ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा इसमें कोई कमाल है। अगर मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई जानने वाला, मेरा कोई पड़ोसी, आसपास के लोग अगर किसी माजूरी का शिकार है, तो मैं अगर उनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं लेके आ सकता हूँ, तो कम से कम मुझे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मैं भी कोई इम्यून नहीं हूँ। किसी भी वक्त मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी वक्त मैं भी माजूर हो सकता हूँ, किसी भी वक्त मैं भी आंखों की नेमत से महरूम हो सकता हूँ। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, लोग इसको एक एक्सेप्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, मुझे यकीन है कि आप जैसे मीडिया वाले ताउन करें और
आम लोग हमारे साथ ताउन करें तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में उन लोगों को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा और वो अपने माशरे में अपने इकानमी में अपना हिस्सा डालेंगे। मजदूरी से ये मतलब तो नहीं है कि वो जाके बस बेड से लग जाए और वो डिपेंडेंट हो जाए। वो ये लोग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हमारे इस इदारे में हमारे पास इस वक्त 12 या 13 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो फुल टाइम यहाँ पे काम करते हैं, जो जिनके पास अपनी गाड़ियाँ या अपने मोटर बाइक्स हैं, खुसूसी तौर पर मॉडिफाई की हुई गाड़ियाँ हैं उनके पास। वो खुद अपने घरों से आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाते हैं और दुआएं लेते हैं लोगों की। और वो आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊं कि जो हमारे यहाँ पे जो अफराद बाहम माजूरी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक एम्प्लॉय 2 और 3 4 एम्प्लॉयज़ इतना काम करते हैं। वो बड़े खुशी से यहाँ आते हैं और बड़े दिल लगा के काम करते हैं। उनको अपॉर्चुनिटीज़ माशरे में बहुत कम मिलती हैं। एक दफ़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो अपने आप को फिर साबित कर देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आपके सामने इनसे भी कि अफराद बाहम जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हेड्स हैं गवर्नमेंट में या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडिया में, तो उन सबको हायर करना चाहिए अफराद बाहम मजदूरी को। ये बड़े काम के लोग होते हैं, ये बड़ी मेहनत से और दिल लगा के काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने इलियास साहब से सुना, कुछ तो बीमारियां हमें अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन कुछ मैन मेड डिजास्टर होते हैं। क्योंकि यहाँ हमने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो कि इंसानों, हम शादियों पे, ब्याहों में हवाई फायरिंग करते हैं, एरियल फायरिंग की वजह से गोली आके बच्चे को लग गई, बच्चा माजूर हो गया। तो हमें चाहिए हम इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो तो ठीक है, लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स हम क्रिएट न करें। इसके साथ साथ एक ये अवेयरनेस भी कि पैराप्लेजिक सेंटर में जिस किस्म का भी इलाज हो, आपके स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है या फिजिकली डिसेबल है, तो यहाँ आपका इलाज मुफ्त होगा, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी जहमत करके आने की जरूरत है। इसी के साथ अपनी मेजबान अनमोल शिराज को दीजिए इजाजत एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।